जरा एक ऐसे जीव की कल्पना कीजिए जो कभी पानी का एक घूंट तक नहीं पीता, जो भयंकर सर्दी में खुद को एक मृतप्राय अवस्था में जमा सकता है और जिसके शरीर में प्रजनन कोशिकाएं सीधे उसके गुर्दों यानी किडनी के भीतर से होकर गुजरती हैं। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के एलियन जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन असल में ये हमारे आसपास फुदकने वाला एक बहुत ही आम प्राणी है। व्यापम साइंस हब में आपका स्वागत है। आज के इस विस्तृत अध्ययन में हम भारत में पाई जाने वाले सामान्य मेंढक पर चर्चा करेंगे, जिसे वैज्ञानिक भाषा में राना टिग्रीना कहते हैं। सही कहा। आज हम इसकी शारीरिकी और आकारिक की मतलब एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के उन गहरे रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं जो जीव विज्ञान के नजरिए से किसी चमत्कार से कम नहीं है। और ये विषय विशेष रूप से उन छात्रों के लिए एक खजाना है जो नीट और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अक्सर वहाँ ऐसे ही जीवों के तकनीकी रहस्यों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? हम कोशिका, ऊतक और अंग तंत्र के बुनियादी संगठन से लेकर मेंढक के पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और प्रजनन तंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों को समझेंगे। देखो, अक्सर होता यह है कि जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हमारा पूरा ध्यान इंसानी शरीर पर होता है। मानव शरीर अद्भुत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम विकासवाद या एवोल्यूशन के नजरिए से देखते हैं तो मेंढक जैसे जीव हमें सर्वाइवल और एडेप्टेशन के ऐसे मास्टर क्लास देते हैं जो इंसानों के पास भी नहीं है ना? एकदम सही। आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये रटना नहीं है कि मेंढक के शरीर में कौन सा अंग कहाँ है, बल्कि ये समझना है कि वो अंग वहाँ क्यों है और वो कैसे काम करता है। तो चलिए इस इंजीनियरिंग को सबसे पहले बाहर से समझते हैं। शरीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो असल में बाहरी चुनौतियों से निपटने की एक तैयारी है। स्रोतों को खंगालने पर जो सबसे पहली बात सामने आती है वो है मेंढक का पोइक्लोथर्म होना, यानी असमतापी होना। हाँ, मतलब इंसानों की तरह इनके शरीर का कोई फिक्स तापमान नहीं होता। बाहर बर्फ जम रही है तो इनका शरीर भी ठंडा हो जाएगा, बाहर आग बरस रही है तो इनका शरीर भी उबलने लगेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे में तो कोई भी जीव मर जाएगा। और यहीं पर इनका सबसे पहला और सबसे बड़ा सर्वाइवल हैक काम आता है, क्योंकि उनके पास शरीर को गर्म या ठंडा रखने का कोई आंतरिक हीटर या एसी नहीं है, जो कि बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता है। बिल्कुल। तो वे मौसम के चरम पर पहुंचने से पहले ही छिप जाते हैं। जब बहुत अधिक सर्दी होती है तो वे मिट्टी के बहुत गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। इस अवस्था को शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन कहते हैं। अच्छा। और जब चिलचिलाती गर्मी होती है तो वे सूखने से बचने के लिए फिर से जमीन के नीचे छिप जाते हैं, जिसे ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन कहा जाता है। एक मिनट रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा उलझ रहा हूँ। क्या ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन सिर्फ एक बहुत लंबी नींद है? नहीं, इसे सिर्फ एक नींद समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि अगर कोई महीनों तक सोता रहे तो उसे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, शरीर कमजोर हो जाएगा। ये काम कैसे करता है? असल में वे अपने शरीर को पूरी तरह से पावर सेविंग मोड में डाल देते हैं। उनका मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय दर इतनी नीचे गिर जाती है कि उनके हृदय की धड़कन लगभग ना के बराबर रह जाती है। अरे वाह! वे सांस लेना तक लगभग बंद कर देते हैं। इस अवस्था में उन्हें जीवित रहने के लिए बहुत ही मामूली ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उन्हें उनके शरीर में पहले से जमा की गई वसा और ग्लाइकोजन से मिलती रहती है। ये तो एक तरह से अपने शरीर को पॉज करने जैसा है। ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है ना? और स्रोतों में एक और बात का जिक्र है जिसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। मेंढक पानी नहीं पीते। ये कैसे संभव है? ये सुनने में भले ही अजीब लगे। मतलब एक ऐसा जीव जो अपनी आधी जिंदगी पानी में बिताता है, वो पानी नहीं पीता? उनके पानी ग्रहण करने का तरीका बहुत ही स्मार्ट है। वे मुंह से पानी पीने के बजाय अपनी त्वचा का इस्तेमाल एक स्पंज की तरह करते हैं। अच्छा, त्वचा से पानी पीते हैं? हाँ, मेढक की त्वचा पर श्लेष्मा यानी म्यूकस की एक बहुत पतली और चिपचिपी परत होती है। यह परत त्वचा को हमेशा नम बनाए रखती है। तो इसी नम त्वचा के जरिए भी पानी सूखते हैं? बिल्कुल। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से वे आसपास के वातावरण और पानी से सीधे नमी अवशोषित कर लेते हैं। ओहो, तो उनकी त्वचा सिर्फ शरीर को ढकने का काम नहीं कर रही है, बल्कि वो एक स्पंज और एक फिल्टर का भी काम कर रही है। सही कहा। और बाहरी संरचना की बात करें तो शत्रुओं से बचने के लिए उनका छद्मावरण यानी कैमोफ्लेज भी कमाल का होता है। हाँ, वे बैकग्राउंड के हिसाब से अपना रंग हल्का या गहरा कर लेते हैं, जिसे मिमिक्री या अनुहरण भी कहते हैं।
लेकिन मुझे उनके चेहरे की बनावट ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया। उनकी कोई गर्दन नहीं होती। देखो, गर्दन का ना होना पानी में रहने वाले जीवों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। वो कैसे? गर्दन ना होने से उनका शरीर एक स्ट्रीमलाइन्ड आकार ले लेता है, यानी एक बुलेट या टॉर्पीडो की तरह। इससे पानी में तैरते समय कोई रुकावट पैदा नहीं होती। और जब वे जमीन पर होते हैं तो यही बिना गर्दन वाला कॉम्पैक्ट शरीर उन्हें लंबी छलांग लगाने के लिए एक मजबूत आधार देता है। बिल्कुल। और छलांग लगाने के दौरान देखने के लिए उनकी आंखें भी बहुत अनोखी हैं। हाँ, स्रोतों में बताया गया है कि मेंढक की आंखों पर एक निमेशक पटल या निक्टिटीटिंग मेम्ब्रेन होती है। जब मैंने इसके काम करने के तरीके को समझा तो मुझे लगा जैसे प्रकृति ने उन्हें जन्म से ही वाटरप्रूफ स्विमिंग गॉगल्स पहना दिए हैं। यह तुलना बहुत ही सटीक है। यह पारदर्शी झिल्ली असल में एक तीसरी पलक की तरह होती है। तो जब मेंढक पानी के अंदर गोता लगाता है तो यह झिल्ली आंखों के ऊपर खिसक कर आ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि ये पारदर्शी होती है इसलिए मेंढक पानी के अंदर सब कुछ साफ साफ देख सकता है, जबकि उसकी असली आंखें पानी की गंदगी और खनिजों से सुरक्षित रहती हैं। ये तो बहुत ही शानदार डिजाइन है। और पता है, अगर उनके कानों की बात करें तो उनके पास हमारे जैसे बाहरी कान नहीं होते। तो फिर वो सुनते कैसे हैं? आंखों के ठीक पीछे एक गोल झिल्लीदार हिस्सा होता है जिसे टिम्पैनम या कर्णपटह कहते हैं। बाहरी कान ना होना भी उन्हें तैरने में मदद करता है, और ये टिम्पैनम ध्वनि की तरंगों को सीधे ग्रहण करके सुनने का काम करता है। इसी सुनने और आवाज करने से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। परीक्षाओं में यह अक्सर पूछा जाता है कि बाहर से देखकर नर और मादा को कैसे पहचाना जाए। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। स्रोतों के मुताबिक बारिश के मौसम में जो वो तेज टर टर की आवाज आती है वो केवल नर मेंढक करते हैं। उनके गले में वाक कोश यानी वोकल सैक्स होते हैं जो एक साउंड एम्पलीफायर का काम करते हैं। मादाओं में ये नहीं होता। वाक कोश के अलावा नर मेंढक के अग्रपाद यानी आगे वाले पैरों की पहली उंगली पर एक और खास संरचना होती है जिसे हम मैथुनांग या कॉपुलेटरी पैड कहते हैं। इसका क्या काम होता है? जब प्रजनन का समय आता है और नर मादा की पीठ पर सवार होता है तो ये मैथुनांग नर को मादा के चिकने और म्यूकस से भरे शरीर पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में मदद करता है। ये भी मादा में नहीं पाया जाता। तो बाहर से ये जीव पूरी तरह से एक सर्वाइवल मशीन है, लेकिन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शरीर के अंदर क्या चल रहा है? चलिए इसके लिए हम पाचन तंत्र की ओर चलते हैं। एक उड़ान भरते हुए कीड़े की कल्पना करते हैं जो इस सर्वाइवल मशीन का शिकार बनने वाला है। मेंढक एक पक्का मांसाहारी है जो कीड़ों का शिकार करता है, और शिकार पकड़ने के लिए उसकी जीभ बहुत खास होती है। ये सामने की ओर जुड़ी होती है और पीछे से स्वतंत्र होती है। और ये जीभ द्विपालित यानी बाइलोप्ट होती है, आगे से दो हिस्सों में बटी हुई। सही कहा। जीभ की ये बनावट इसे एक बेहतरीन गुलेल बनाती है। जब जीभ बाहर निकलती है तो उसका चिपचिपापन कीड़े को जकड़ लेता है। अब चूंकि मेंढक कीड़ों को चबाते नहीं हैं बल्कि उन्हें पूरा निगल जाते हैं, उनके पाचन तंत्र को इस साबुत खाने को तोड़ने के लिए बहुत आक्रामक होना पड़ता है। बिल्कुल। मुख से भोजन ग्रसनी और ग्रसिका से होता हुआ सीधे आमाशय यानी स्टमक में गिरता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मांसाहारी होने के कारण मेंढक की आहार नाल की लंबाई काफी छोटी होती है ना? हाँ, क्योंकि मांस को पचाना पौधों को पचाने की तुलना में बहुत तेज और आसान होता है। आमाशय के अंदर का माहौल तो बहुत ही खतरनाक होता होगा। दीवारें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और शक्तिशाली पाचक रस छोड़ती हैं। और वो साबुत कीड़ा वहां घुलकर एक बहुत ही अम्लीय अर्ध तरल पेस्ट में बदल जाता है जिसे काइम कहते हैं। लेकिन अब ये अम्लीय काइम जब आंत की तरफ बढ़ेगा तो वो एसिड तो आंतों को जला देगा। इसे कैसे रोका जाता है? ये एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है। आमाशय से निकलने के बाद ये अम्लीय भोजन सीधे ग्रहणी या डुओडेनम में प्रवेश करता है। यहीं पर शरीर की केमिकल लेबोरेटरी काम में आती है। मतलब लिवर और पैंक्रियास? बिल्कुल। यकृत यानी लिवर जो कि पित्त रस बनाता है, वो इस पित्त रस को ग्रहणी में भेज देता है। उसी समय अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस भी वहां पहुंच जाता है। ये दोनों एक साझा वाहिनी से आते हैं।
अच्छा, तो ये रस उस अम्लीय काइम को न्यूट्रलाइज कर देता है? हाँ, और साथ ही पित्त रस वसा को तोड़ता है और अग्न्याशयी रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। और जब भोजन पच जाता है तो आंतों में मौजूद अंकुर और सूक्ष्मांकुर उस पोषण को सोख कर खून में मिला देते हैं। लेकिन जो वेस्ट बचता है वो मलाशय में चला जाता है और फिर शरीर से बाहर। यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है, जो परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा और स्टार मार्क वाला प्रश्न है। हाँ, स्रोतों में उस शब्द ने मुझे भी बहुत चौंकाया था। अवकसकर, जिसे अंग्रेजी में क्लोवाका कहते हैं। बिल्कुल, इंसानी शरीर में मल त्यागने का रास्ता अलग है, मूत्र का अलग और प्रजनन का अलग, लेकिन मेंढक में सब कुछ एक ही निकास द्वार से होता है। मतलब पाचन तंत्र का मल, गुर्दों से आने वाला मूत्र और प्रजनन तंत्र से आने वाले शुक्राणु या अंडे, ये सभी इसी एक रास्ते से शरीर के बाहर जाते हैं। हाँ, अवस्कर एक कॉमन चेम्बर है। विकासवाद के नज़रिए से देखें तो यह शरीर को बेहद कॉम्पैक्ट रखने और पानी के नुकसान को कम करने का एक बेहतरीन तरीका है। पक्षियों और सरीसृपों में भी यह संरचना पाई जाती है। ये सच में एक बहुत ही कुशल डिजाइन है। अब बात करते हैं उस ऑक्सीजन की जो इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए आग का काम करती है। अगर मैं मेंढक को एक हाइब्रिड इंजन कहूं तो गलत नहीं होगा। हाइब्रिड इंजन, वो कैसे? ऐसा इंजन जो अपनी जरूरत के हिसाब से त्वचा और फेफड़ों के बीच स्विच कर सकता है। पानी के अंदर वे त्वचीय श्वसन या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। बिल्कुल, त्वचा के जरिए श्वसन एक बहुत ही सीधा विज्ञान है, यानी डिफ्यूजन। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन सीधे उनकी पतली म्यूकस से ढकी नम त्वचा के पार होकर खून में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। लेकिन जब वो जमीन पर होते हैं तो उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। तब वो फुफ्फुसीय श्वसन यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करते हैं। उनके फेफड़े गुलाबी रंग की अंडाकार थैलियां होते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके पास हमारे जैसा डायफ्राम नहीं होता। तो फिर वे सांस अंदर कैसे खींचते हैं? वे हवा को चूसते नहीं हैं, बल्कि वे हवा को मुंह में भरकर निगलते हैं और उसे फेफड़ों में धकेलते हैं। इसे बकल पंपिंग कहते हैं। हवा निगलना, ये वाकई अजीब है। और याद रखने वाली बात यह भी है कि जब मेंढक उस पावर सेविंग मोड यानी शीत या ग्रीष्म निष्क्रियता में होते हैं, तब फेफड़े बिल्कुल काम नहीं करते। हाँ, तब केवल त्वचा ही उन्हें जिंदा रखती है। अब पोषण और ऑक्सीजन दोनों शरीर में आ चुके हैं। इन्हें पूरे शरीर में पहुंचाने का काम परिसंचरण तंत्र का है। स्रोतों के अनुसार यह तंत्र बंद प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। उनके हृदय में केवल 3 कक्ष होते हैं। ऊपर की तरफ 2 अलिंद और नीचे केवल 1 निलय। इस 3 कक्षीय हृदय को समझना नीट और एसएससी के लिए बहुत जरूरी है। इंसानों में 4 कक्ष होते हैं, जिससे ऑक्सीजन वाला साफ खून और बिना ऑक्सीजन वाला अशुद्ध खून पूरी तरह अलग अलग रहता है। लेकिन मेंढक में तो दाएं अलिंद में शरीर से अशुद्ध रक्त आता है और बाएं अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। बिल्कुल, और फिर ये दोनों अलिंद अपना खून नीचे उस अकेले निलय यानी वेंट्रिकल में धकेल देते हैं। तो नतीजा ये होता है कि साफ और अशुद्ध खून आपस में मिल जाता है। यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। कैसा विरोधाभास? हम एक ऐसे जीव की बात कर रहे हैं जिसे शिकार पकड़ने के लिए बिजली की तेजी से छलांग लगानी है, पानी में तैरना है। अगर शुद्ध और अशुद्ध खून मिक्स हो रहा है तो ऑक्सीजन का स्तर तो गिर जाना चाहिए। ये तो एक बहुत ही इनएफिशिएंट प्रणाली लगती है। ये सवाल बहुत ही लाजमी है, लेकिन प्रकृति कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती। याद है हमने त्वचीय श्वसन की बात की थी? हाँ, त्वचा से सांस लेना। तो जब शरीर से वापस लौटने वाला तथाकथित अशुद्ध खून दाएं अलिंद में आता है तो वो पूरी तरह से ऑक्सीजन रहित नहीं होता, क्योंकि त्वचा के नीचे मौजूद नसें लगातार बाहर से ऑक्सीजन सोखकर उस खून में मिलाती रहती हैं। ये तो मास्टर स्ट्रोक है। मतलब मिश्रित होने के बावजूद निलय से निकलने वाले खून में पर्याप्त ऑक्सीजन होती है जो उनके असमतापी शरीर की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके। एकदम सही। जो चीज हमें एक खामी लग रही थी वो दरअसल त्वचा की कार्यक्षमता की वजह से एकदम संतुलित है। हृदय की संरचना में कुछ और खास हिस्से भी होते हैं ना? हाँ, दाएं अलिंद के ऊपर एक त्रिकोणीय संरचना होती है जिसे शिराकोटर या साइनस वेनोसिस कहते हैं, जो पूरे शरीर से खून इकट्ठा करके हृदय को देता है। और जब निलय खून को बाहर धकेलता है तो वो एक थैलीनुमा धमनी शंकु के जरिए धमनियों में जाता है, जिसे कोनस आर्टेरियोसिस कहते हैं। रक्त परिसंचरण में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट प्रणाली होती है जिसे निवाहिका तंत्र या पोर्टल सिस्टम कहते हैं। आमतौर पर खून अंगों से निकलकर सीधा दिल में जाता है। लेकिन पोर्टल सिस्टम में
खून एक अंग से निकलकर दिल में जाने के बजाय किसी दूसरे अंग में चला जाता है। मेंढक में आंतों से निकला खून यकृत निवाहिका तंत्र के जरिए पहले लिवर में जाता है, ताकि लिवर पोषक तत्वों को स्टोर कर सके और विषाक्त पदार्थों को फिल्टर कर सके, है ना? बिल्कुल। इसी तरह शरीर के निचले हिस्से से खून वृक्कीय निवाहिका तंत्र या रीनल पोर्टल सिस्टम के जरिए पहले गुर्दों में जाता है। गुर्दों में जाने का कारण शायद ये है कि निचले हिस्से में जो नाइट्रोजन युक्त कचरा बना है वो हृदय तक पहुंचने से पहले ही फिल्टर हो जाए। सही कहा। अब यहाँ एक ऐसा तथ्य आता है जो जीव विज्ञान के छात्रों के लिए किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। आप लाल रक्त कणिकाओं की बात कर रही हैं? हाँ, हमारी यानी इंसानों की लाल रक्त कणिकाओं के अंदर कोई केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि विकास के दौरान हमने इसे बाहर फेंक दिया ताकि ऑक्सीजन भरने के लिए ज्यादा जगह बन सके। लेकिन स्रोतों में स्पष्ट लिखा है कि मेंढक की आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है। वे न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होती हैं। ये फर्क क्यों? इस क्यों का जवाब उनके मेटाबॉलिज्म में छिपा है। इंसानों को अपने शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना होता है, जिसके लिए बहुत अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए हमने न्यूक्लियस को त्याग दिया। लेकिन मेंढक असमतापी हैं। उनकी ऑक्सीजन की जरूरत कम है और उनकी रक्त वाहिकाएं काफी चौड़ी होती हैं, इसलिए वे न्यूक्लियस को अपने पास रख सकते हैं। न्यूक्लियस होने का फायदा यह है कि कोशिका खुद की मरम्मत कर सकती है और लंबे समय तक जीवित रह सकती है। और इसके अलावा लसीका तंत्र भी होता है, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती। ये भी खून के साथ मिलकर रक्षा प्रणाली का काम करता है। ये कारण समझना रटने से कहीं ज्यादा बेहतर है। अब जब हमने शरीर के कचरे की बात की है तो उत्सर्जन या एक्सक्रीशन को भी समझ लेते हैं। तो जब प्रोटीन टूटता है तो शरीर में नाइट्रोजन वाला कचरा बनता है। मछलियां इसे अमोनिया के रूप में निकालती हैं क्योंकि उनके पास पानी बहुत है। पक्षी इसे यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं क्योंकि उन्हें उड़ने के लिए हल्का रहना है। लेकिन मेंढक मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसीलिए इन्हें यूरियोटेलिक प्राणी कहा जाता है। अमोनिया बहुत जहरीला होता है और उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। और चूंकि मेंढक जमीन पर भी रहते हैं, इसलिए वे इतना पानी बर्बाद नहीं कर सकते। वो अमोनिया को कम जहरीले यूरिया में बदल देते हैं, जिसे मूत्राशय में कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। ये काम गहरे लाल रंग के सेम के आकार के 2 वृक्क या किडनी करते हैं, जो नेफ्रॉन से बने होते हैं। बिल्कुल। अब तक उन्हें देखा कि ये मशीन भोजन पचाती है, सांस लेती है और खून को पंप करती है। लेकिन इस पूरी मशीन का एक कमांड सेंटर भी होना चाहिए जो इन सभी पुर्जों को एक साथ चलाए। मेंढक का नियंत्रण और समन्वय 2 हिस्सों में बटा है, हार्मोन और नर्वस सिस्टम। रासायनिक नियंत्रण के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, पीयूष, अवटु, परावटु और एड्रेनल ग्रंथियां। यहाँ अवटु यानी थायराइड ग्रंथि का रोल बहुत खास है, क्योंकि इसके बिना एक टैडपोल कभी भी मेंढक में नहीं बदल सकता। सही कहा। दूसरी तरफ तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क एक सख्त कपाल में सुरक्षित रहता है। इस मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लंगेटा ही पीछे जाकर रीढ़ की हड्डी बन जाता है। एक शिकारी के तौर पर देखने और प्रतिक्रिया देने की ये पूरी व्यवस्था बहुत तेज होती है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो स्रोतों का सबसे जटिल और परीक्षाओं का सबसे फेवरेट ट्रिक क्वेश्चन है, नर मेंढक का प्रजनन तंत्र। हाँ, ऐसा लगता है जैसे विकासवाद के दौरान नर मेंढक के उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र के तार आपस में बुरी तरह उलझ गए हैं। इसे उलझना नहीं बल्कि जगह का बेहतरीन इस्तेमाल कहेंगे। चलिए इसे खोलते हैं। नर मेंढक में एक जोड़ी वृषण या टेस्टिस होते हैं। ये वृषण दोनों गुर्दों के ठीक ऊपर चिपके होते हैं। जिस पतली झिल्ली से ये गुर्दों से जुड़े होते हैं उसे मेसोर्शियम कहते हैं। अब आमतौर पर वृषण से निकलने वाले शुक्राणु एक अलग नली से बाहर जाने चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। वृषण से 10 से 12 पतली नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें शुक्रवाहिकाएं या वाजा इफेरेंशिया कहते हैं। ये नलिकाएं सीधे गुर्दे के अंदर घुल जाती हैं। 1 मिनट, गुर्दे के अंदर? लेकिन गुर्दा तो शरीर का फिल्टर है जो जहरीला यूरिया निकाल रहा है। प्रजनन कोशिकाओं जैसी नाजुक चीज को एक टॉक्सिक वेस्ट फिल्टर के अंदर क्यों भेजा जा रहा है? ये पागलपन लग सकता है, लेकिन भ्रूण विज्ञान के नजरिए से ये बहुत तार्किक है। जब मेंढक का भ्रूण विकसित हो रहा होता है तो उत्सर्जन और प्रजनन प्रणाली
एक ही ऊतक से बनती है। इसलिए उनकी पाइपलाइन साझा होती है। हाँ, गुर्दे के अंदर जाकर ये शुक्र वाहिकाएं एक विशेष चैनल में खुलती हैं जिसे बिडर नाल कहा जाता है। यह एक ऐसा नाम है जो हर परीक्षा में छाया रहता है। बिडर कैनाल। तो यहाँ से होते हुए शुक्राणु बाहर की ओर बढ़ते हैं और ये बिडर नाल आगे जाकर उस नली से जुड़ जाती है जो मूत्र को बाहर ला रही है, यानी मूत्रवाहिनी। अब चूंकि इस एक ही नली से मूत्र और शुक्राणु दोनों गुजर रहे हैं, इसलिए इसका नाम बदलकर मूत्र जनन वाहिनी या यूरिनोजेनिटल डक्ट हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले देखा था, ये वाहिनी अंततः उसी अवस्कर या क्लोआका में जाकर खुलती है, यानी मल, मूत्र और शुक्राणु सबका एक ही एग्जिट गेट। बहुत ही सटीक विश्लेषण। इसके विपरीत मादा मेंढक का प्रजनन तंत्र बहुत सीधा और बिना किसी उलझन के है। मादा में भी गुर्दों के पास एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, लेकिन उनका गुर्दों से कोई कार्यात्मक संबंध नहीं होता। बिल्कुल, उनके अंडे किसी बिडन नाल से होकर नहीं गुजरते। अंडाशय से अलग अंडवाहिनियां निकलती हैं और वे सीधे अलग अलग जाकर अवस्कर में खुलती हैं। यानी मादा में यूरिन और अंडे अलग अलग रास्तों से क्लोआका तक पहुंचते हैं। जब प्रजनन का समय आता है तो निषेचन शरीर के अंदर नहीं बल्कि पानी में शरीर के बाहर होता है। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 तक अंडे दे सकती है। अंडों से जो लार्वा निकलता है उसे टैडपोल कहते हैं। ये टैडपोल मछलियों की तरह गलफड़ों से सांस लेता है और पूंछ से तैरता है, और फिर कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस की अद्भुत प्रक्रिया से गुजरकर एक वयस्क फेफड़ों वाला मेंढक बन जाता है। जल से स्थल तक के इस विकास क्रम को टैडपोल से मेंढक बनने की प्रक्रिया में लाइव देखा जा सकता है। यह सिर्फ एक जीव की एनाटॉमी नहीं है, ये लाखों सालों के इवोल्यूशन की एक चलती फिरती किताब है। बिल्कुल सही कहा। और इस अद्भुत शरीर विज्ञान को समझने के बाद यह जानना भी जरूरी है कि मेंढक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या मायने रखता है। मेंढक खेतों में टिड्डों और हानिकारक कीटों को खाता है, जिससे फसलों की रक्षा होती है। अगर मेंढक ना हो तो कीटों की आबादी विस्फोट कर जाएगी और सांप या पक्षी जैसे जीव जो मेंढक को खाते हैं वे भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। ये खाद्य श्रृंखला के एक अहम रक्षक है। इसके साथ ही आज की इस चर्चा के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों को छात्रों को एक बार याद कर लेना चाहिए, जो परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र हैं। जैसे यूरियोटेलिक, यानी वे जीव जो यूरिया निकालते हैं। पोइकियोथर्म, असमतापी जीव जिनका तापमान बदलता है। अवस्कर या क्लोआका, मल, मूत्र और जनन के लिए एक साझा द्वार। न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, मतलब मेंढक की केंद्रक युक्त लाल रक्त कणिकाएं। और बिडरनाल, नर मेंढक के गुर्दे में मौजूद वो नली जहां से शुक्राणु गुजरते हैं। इन शब्दों को जरूर याद रखें। इन सभी शानदार वैज्ञानिक तथ्यों को डिकोड करने के बाद मैं इस चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ समाप्त करना चाहता हूं जो हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? हमने देखा कि मेंढक पानी नहीं पीते। वे अपनी उसी श्लेष्मा वाली पारगम्य त्वचा से नमी और गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये त्वचा एक स्पंज की तरह है। ये तो हमने चर्चा की थी। अब सोचिए, जब हम अपने तालाबों, नदियों और खेतों में जहरीले कीटनाशक और केमिकल डालते हैं तो सबसे पहले वो जहर इस स्पंज के जरिए सीधे मेंढक के खून में उतरता है। अरे, ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। क्या यही कारण नहीं है कि दुनिया भर में मेंढक सबसे तेजी से विलुप्त हो रहे हैं? वे एक इंडिकेटर स्पीशीज हैं, कोयले की खादान में उस कैनरी पक्षी की तरह जो सबसे पहले खतरे को भांप लेता है। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। अगर इतने शानदार हाइब्रिड इंजन वाले, करोड़ों सालों से सरवाइव करने वाले मेंढक हमारे पर्यावरण में जीवित नहीं रह पा रहे हैं, तो ये हमारे अपने अस्तित्व के लिए क्या चेतावनी दे रहा है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारी इस चर्चा से जुड़ने के लिए सभी छात्रों का धन्यवाद। सीखते रहिए और प्रकृति के इस अद्भुत विज्ञान को अपने आसपास खोजते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।